नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। अभी तो आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट 2022 के जो भी घटनाक्रम है उससे निकाल कर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर लाए हैं, जिसको अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है और यही सेशन जो है हम लोग टिल एग्ज़ाम्स हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम लोगों को पता है कि 12 तारीख को बीपीएससी 68वीं पीटी होने वाली है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स कैंसल्ड हुए थे लाइक बिहार एसएससी के एग्जामिनेशंस हो गए और भी अदर वैकेंसीज जो आने वाली है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं और सारा एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। और जो ये सीरीज़ हम लोग चलाएंगे, जो ये पूरा सीक्वेंस हम लोग चलाएंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट स्पेसिफिक। तो आइए, पहला क्वेश्चन आप देख रहे पीएम मोदी ने रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग का मिस्टेक है। यहाँ पे क्रूज गंगा विलास, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम सभी को पता है। अभी जो ये वाराणसी से जो है इसको शुरू किया गया है और ये लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कहा जा रहा है एग्जामिनेशन में, स्पेशली बीपीएससी पीटी में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस बार जो है कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चंस आएगा। हो सकता है क्वेश्चंस को मोल्ड करके घुमा फिरा के पूछा जाए, तो हम लोग जो भी अहम बिंदु है हर एक क्वेश्चन का, उन सभी को कवर करते चलेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, तो वो भी आपका यही होगा, है ना। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज आपका क्या होगा? गंगा विलास हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 3200 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा है, ठीक है। 3200 किलोमीटर की कुल ये टोटल यात्रा है। लॉन्गेस्ट क्रूज कहा जा रहा है। वाराणसी से शुरू हुआ था और ये डिब्रूगढ़ में जाके खत्म होगा, ठीक है। डिब्रूगढ़ इज द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस गंगा विलास, ठीक है। डिब्रूगढ़ में ये जाके संपन्न होगा ये पूरा यात्रा। और इसको पीएम मोदी ने बनारस से हरी झंडी दिखाई थी और ये इंपॉर्टेंट हो गया। लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज ये हमेशा जहन में रखिएगा। और 3200 किलोमीटर का जो है लेंथ है, इसको भी याद हम लोगों को रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अभी एकदम लेटेस्ट का ये अपडेट है, ठीक है, एकदम करंट का अपडेट है। और शांति कुमारी को जो है क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की मुख्य सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया, शांति कुमारी को। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाटा पावर हाउसिंग, अगला क्वेश्चन आ रहा है। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए टाटा पावर ने जो है आपको सोलर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। तो मतलब बेसिकली क्या होगा कि इसमें आपके जो भी रूफ्स हैं, जो भी छतें हैं, उस पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किया जाएगा और ये जो पूरी हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें जो बिजली का जो उत्पादन होगा वो उसी के थ्रू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। सी, मुंबई विल बी द करेक्ट आंसर। मुंबई में जो है टाटा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए पावर प्लांट लाने जा रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। तो हेनली एक संस्था है जो कि पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। इसमें बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो वो होता है वीज़ा फ्री एक्सेस, ठीक है। वीज़ा फ्री एक्सेस मतलब हम किसी पासपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, लाइक मैं इंडियन रिपब्लिक का पासपोर्ट होल्ड कर रहा हूँ, तो उस पासपोर्ट के थ्रू मैं कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री पा सकता हूँ, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 85th है और हम इंडियंस जो हैं 59 कंट्रीज़ में जो है 59 कंट्रीज़ में जो है पासपोर्ट से ही जो है हम लोग 59 कंट्रीज़ में
प्रवेश कर सकते हैं, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस हम लोगों को मिल जाएगा 59 कंट्रीज़ में। तो 59 कंट्रीज़ में हम लोगों को एक्सेस मिलेगा, तो इंडिया का यहाँ पे पोजीशन जो हो गया 85th हो गया। अब एक क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता है कि इसमें नंबर 1 रैंक पे कौन है, तो नंबर 1 रैंक पे जो है जापान है। नंबर 1 रैंक पे आपका जापान है, और जापान के पासपोर्ट अगर आप होल्ड करते हो जापान का पासपोर्ट को, तो आप 193 कंट्रीज़ में आपका फ्री वीज़ा एक्सेस आपको अवेलेबल है। मतलब आप 193 कंट्रीज़ में बस पासपोर्ट के सहारे आप एंट्री ले सकते हो। ये जापान का है, और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में जापान का रैंक 1 है। ठीक है, जापान में मतलब बेसिकली जापान का पासपोर्ट जो है 85% ऑफ द वर्ल्ड आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, और वीज़ा फ्री आप ट्रैवल कर सकते हो। और वही अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात की जाए तो 59 कंट्रीज़ में हम लोगों को वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, और इंडिया का रैंक क्या है, तो 85th है। ठीक है, ये याद रखना है, 85th है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पासपोर्ट इंडेक्स से क्वेश्चंस आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। नासा ने किसे अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, तो ये भी अभी करंट का है, एकदम इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। जैसे आप लोग थंबनेल भी आपने देखा होगा, तो उसमें भी हम लोगों ने यही डाला है कि जो भी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। तो एसी चढ़ानिया जो इसका होगा करेक्ट आंसर होगा, ये इंडो अमेरिकन है ना, इंडो अमेरिकन ये है, और इनको नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। आप लोग कमेंट में जो है नासा का फुल फॉर्म बताइए, नासा का एब्रीविएशन बताइए, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ नासा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा एक छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। और एग्जामिनेशन जो कि 12 तारीख को जो मेन एग्जाम जो होने वाला है 68वीं पीटी के लिए, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये एक क्वेश्चन है कि सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन है भोपाल, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार। और ये हम लोगों को भी पता है कि अभी सांस्कृतिक राजधानी हम लोगों की जो है वाराणसी हो रही है, और वाराणसी ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कार्यक्रम था सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा कराया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी द करेक्ट आंसर। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाए कहाँ पे किया गया, किस शहर में किया जाएगा, तो ये वाराणसी में किया जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोड़, कुमारकोम एंड बेपोड़ किस राज्य में स्थित है। कुमारकोम एंड बेपोड़ जो है इसको अभी जो है इसको अभी स्वदेश दर्शन 2.0 के लिए शॉर्टलिस्ट करा गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है बेसिकली। और स्वदेश दर्शन जो 2.0 है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि रिवाइविंग अप डेस्टिनेशन टूरिज्म, मतलब जो डेस्टिनेशन टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। रिवाइविंग अप डेस्टिनेशन टूरिज्म, इसको बढ़ावा देना ये स्वदेश दर्शन 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें पूछा जा रहा है कि तहत जो चयनित जो 2 शहर हैं वो किस राज्य में स्थित है, तो ये दोनों शहर केरल में स्थित हैं। ठीक है, और अगर इससे भी इम्पोर्टेंट और भी फैक्ट्स की बात की जाए स्वदेश दर्शन 2.0 से, तो इसमें बेसिकली जो है हम्पी और मैसूर, ठीक है, हम्पी और मैसूर जो है ये सेंटर फॉर अट्रैक्शन है इस स्वदेश 2.0 के। हम्पी एंड मैसूर कहाँ है, तो ये आपके कर्नाटक में हैं। और इसमें क्या किया, और कितने शहरों को इसमें जो है कवर किया जाएगा, तो टोटल 8 स्टेट्स को, 8 राज्यों को इसमें कवर किया जाना है। जो स्वदेश दर्शन 2.0 है इसमें 8 स्टेट्स को कवर किया जाना है, जिसमें आपका कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, केरल एंड बिहार है। ठीक है, तो और इसका क्या है, स्वदेश दर्शन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रिवाइविंग अप डेस्टिनेशन टूरिज्म। तो डेस्टिनेशन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई
योजना है जिसमें आपका 2 शहर इंक्लूड किया गया, कुमारकोम और बेपोड़, और ये किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो ये केरल राज्य में स्थित है। और ये जो स्वदेश 2.0 है इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो हम्पी एंड मैसूर आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर स्वदेश 2.0 एंड हम्पी एंड मैसूर बिलोंग्स टू कर्नाटक स्टेट। ठीक है, हम्पी मैसूर जो है सांस्कृतिक धरोहरों का शहर है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। फिल्म RRR के सॉन्ग नाना को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला, इस गाने को किसने कंपोज किया है? सॉन्ग बेसिकली जो है नाटो नाटो है, नाटो नाटो। कमाल का एनर्जी इसमें देखने को मिला था। इसमें 2 एक्टर्स को फीचर किया गया जिसमें आपके जूनियर NTR है एंड रामचरण है, और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं SS राजामौली साहब हैं। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, SS राजामौली साहब हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस सॉन्ग को जो है गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। ये बहुत ही मतलब एक प्राइड का मोमेंट था हमारे कंट्री के लिए कि हमारे कंट्री का एक गाने को जो है इस गोल्डन ग्लोब में पहले तो फीचर किया गया और उसके बाद बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी इसने ग्रैब किया नाटो नाटो सॉन्ग ने, जिसमें आपके जूनियर NTR और रामचरण जो है फीचर्ड हैं। फिल्म इज़ डायरेक्टेड बाय SS राजामौली, RRR मूवी का नाम था। तो इस गाने को किसने कंपोज किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में है राहुल सिप्पिलगुन और चंद्र बोसे, AR रहमान, MS कीरावनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा MS कीरावनी। MS कीरावनी ने इस सॉन्ग को कंपोज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेन इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है, पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी मोल्ड करके भी आता है एग्जामिनेशन में तो उसको हम लोग आराम से टैकल करें। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो सबसे प्रदूषित शहर आपको बताना है, आप कमेंट करके बताइए। ये 4 ऑप्शन हमने आपके सामने दिया है, आपको कमेंट करना है कि सबसे प्रदूषित शहर CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कौन सा था? गुरुग्राम, दिल्ली, गाजियाबाद, पटना। और मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, सबसे साफ, मोस्ट पॉल्यूटेड आपको यहाँ पे कमेंट करना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। मोस्ट क्लीनेस्ट का खिताब फिर इस बार इंदौर ले गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का शहर इंदौर मोस्ट क्लीनेस्ट शहर। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 का सबसे क्लीन शहर इंदौर और सबसे प्रदूषित शहर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी जो है आगामी विधानसभा चुनाव है आपके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हो कि भोपाल, जयपुर, चेन्नई या अहमदाबाद, किस शहर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका भोपाल, जयपुर, चेन्नई और अहमदाबाद ऑप्शन में है। इसका करेक्ट आंसर होगा जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव होने जाना है और इसीलिए जो है राजस्थान असेंबली इलेक्शंस होने वाला है और इसीलिए जो है यहाँ पे जयपुर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। कमेंट आप कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है ये आपके ऊपर है, आप इसको कमेंट कीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें एक मोटिवेशनल एलिमेंट भी मिलेगा ताकि हम लोग और भी इसी तरीके के कंटेंट जो है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपके लिए लेकर आए। और हमारे ऐप पे भी रेगुलर हम लोग कोर्सेज ला रहे हैं। अभी जैसे BPSC PT के लिए 22 डेज़ का क्रैश कोर्स प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च करा था, जिसमें बेसिकली जो है हम लोगों ने पूरा कंप्लीट जो एग्जामिनेशन है BPSC का, जिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बोला जा रहा है, उस काइंड ऑफ हमने पूरा पेपर सेट किया है और अराउंड 300 स्टूडेंट्स ने इस पूरे प्रोग्राम में एनरोल करा था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी हमें उनके द्वारा मिला है। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने ऐप का भी लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वॉस्ट्रो रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली? ठीक है, पहले तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। एक इकोनॉमिकल टर्म भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? तो वॉस्ट्रो अकाउंट जो है एक काइंड ऑफ अकाउंट होता है जिसमें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड करता है इन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अकाउंट इन विच अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। मतलब एक काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सर्विस हो गया कि मतलब कोई एक बैंक है
और उसमें कोई अगर अकाउंट है तो वो कोई और बैंक होल्ड करेगा उस बैंक के बिहाफ में, तो एक काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सर्विस है। तो क्वेश्चन भी उसी काइंड का है कि श्रीलंका के 3 बैंकों को, मतलब श्रीलंका के 3 बैंकों को विशेष रुपया वॉस्ट्रो रखने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली, तो किस भारतीय सार्वजनिक बैंक को ये मिली है? तो ऑप्शन आप देख रहे हो, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन बैंक। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इंडियन बैंक का मर्जर किस बैंक के साथ हुआ, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉस्ट्रो अकाउंट को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिकल टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैंकिंग के टर्म्स में। और आपको यहाँ पे इंडियन बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन बैंक को ही आरबीआई ने जो है ये मंजूरी मिली है कि श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया को रखने के लिए। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि इंडियन बैंक का किस बैंक का मर्जर हुआ इंडियन बैंक के साथ, ठीक है, वो आपको कमेंट करना है, कमेंट करके आप बताइएगा। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? ऑप्शन है आपके सामने, चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और श्रेयस अय्यर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी शॉ, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अभी का जो घटनाक्रम है उसका एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक बेंचमार्क हुआ है पूरे घटनाक्रम में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले पृथ्वी शॉ रणजी में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पीएम मोदी 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो पीएम मोदी ने 12 जनवरी 2023 को 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव मतलब नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कहा? तो हुबली। ये क्वेश्चन अगर मोल्ड करके आए तो ये ऐसे आ सकता है कि कर्नाटक में कहाँ पे? तो हुबली धारवाड़, ठीक है। हुबली धारवाड़ में जो है नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन 2023 के नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। और हुबली धारवाड़ कहाँ है? तो कर्नाटक में। तो कर्नाटक विल बी द करेक्ट आंसर। इसका थीम क्या था? थीम से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल था इसका थीम क्या था बेसिकली? तो विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम था, ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत इसका पूरा थीम था जो नेशनल यूथ फेस्टिवल आपका 2023 में हुआ। आगे बढ़ते साथियों हम लोग। यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर या किस क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? मोगदिशु, अबेई, कीव, तेहरान। आपके सामने ऑप्शन है। यूएन पीस कीपिंग के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए एक लाइन में। यूएन पीस कीपिंग को आप लोग डिफाइन कीजिए कमेंट बॉक्स में। यूएन पीस कीपिंग बेसिकली क्या है? और इसका करेक्ट आंसर आपका अबई होगा। अबई कहाँ है? अबई आपका सूडान में है, ठीक है। सूडान में अबई है। और इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की गई है, ठीक है। और इसमें क्या है? तो इंडिया का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट फीमेल सोल्जर्स का पहली बार कहीं डिप्लॉयमेंट हुआ है। पहली बार लार्जेस्ट नंबर ऑफ फीमेल सोल्जर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है 2007 के बाद, साल 2007 के बाद। इसके पहले 2007 में भी किया गया था। 2007 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे बड़े पैमाने पर सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की गई है। एंड ये कहाँ की गई है? किस मिशन के तहत? तो यूएन पीस कीपिंग के तहत, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के तहत। और कहाँ की गई है? तो अबई में की गई है। अबई आपका कहाँ है? तो अबई आपके सूडान में है, ठीक है, सूडान में, अफ्रीकी कंट्री सूडान में। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने जो है संन्यास लिया है
इंटरनेशनल क्रिकेट से, और बेलिंडा क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है। और इनका ऐसा हुआ है कि पहली बार कोई ब्रॉन्ज का जो स्टैचू को है इंस्टॉल किया गया किसी स्टेडियम में, एंड शी इज़ द शायद ये पहली फीमेल क्रिकेटर है ऑस्ट्रेलिया की जिनके साथ ये हुआ है, जिनका ये कांस्य का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से अगर क्वेश्चंस आता है तो, क्योंकि अब देखा गया है कि स्पोर्ट्स से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमा के थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आता है। तो ये जो है ये कहाँ किया है, तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ये किया गया है, ब्रोंज के स्टैचू का अनावरण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फटाफट बिना देर किए हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? नेशनल जीनोम ट्रेनिंग सेंटर, ये जीनोम जो वर्ड है ये बेसिकली कोविड के बाद आया है। ठीक है, कोविड में जब हम लोगों ने देखा कि कोविड वेरिएंट चेंज हो रहा है, मतलब जो उसके जो आकार है वो चेंज हो रहे हैं, उसका वेरिएंट अलग अलग बाढ़ आया और कोहराम मचा कर गया, तो उसके बाद ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा जो है प्रचलन में आया, जीनोम। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग, बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग इसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा चलन में आया। इससे बेसिकली क्या था कि हम लोग जो भी कोविड के जो भी वेरिएंट थे उसके ओरिजिन का हम लोग पता लगाते थे। तो ओरिजिन का अगर आपको पता लगेगा कि फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम या फ्रॉम वेयर इट बिलोंग्स टू, देन हम लोग उसके लिए इफेक्टिव वैक्सीन या इफेक्टिव मेडिसिन बना पाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, तो ये जो नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है ये एक ही छत के नीचे अंडर अ सिंगल रूफ आपको जीनोम एडिटिंग, जीनोम मॉडिफिकेशन और जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ जो यूथ हैं, जो युवा है ना, जो यूथ है उनको भी इस तरफ प्रेरित किया जाएगा कि वो रिसर्च में जो है पार्टिसिपेट करें और इसमें अपना करियर बनाए। तो इसमें आपको बेसिकली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराया जाएगा यूथ्स को अबाउट जीनोम एडिटिंग, जीनोम मॉडिफिकेशन, जीनोम सीक्वेंसिंग, सो डैट वी कैन क्रिएट इफेक्टिव वैक्सीन्स फॉर द, अगर फर्दर कुछ ऐसा हम लोग टैकल करते हैं इन फ्यूचर तो उसके लिए हम लोग इफेक्टिव दवाइयाँ, इफेक्टिव वैक्सीन्स बना सकें। तो ये जो है इसमें बेसिकली क्या होना है, तो जीनोम एडिटिंग, जीनोम मॉडिफिकेशन, जीनोम सीक्वेंसिंग, तो ये कहाँ हुआ है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम, ये 4 ऑप्शंस है और इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब में जो आपका नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है, किनके द्वारा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? प्रशांत नील, हनु, राघव पुरी, राजामौली, अयान मुखर्जी। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा राजामौली फॉर द फिल्म RRR। ठीक है, RRR का फुल फॉर्म आप लोग बताइए, आप लोगों ने किन किन ने इस मूवी को देखा है वो प्लीज़ नीचे लाइक कीजिए वीडियो को, जिन्होंने भी ये मूवी को देखा है, क्योंकि बहुत एक पाथ ब्रेकिंग मूवी है हमारे इंडियन हिस्ट्री के लिए, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के लिए। और आप लोग लाइक कीजिए, अपना प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाइए कि हाँ हमने ये मूवी देखा है। और आप लोग कमेंट कीजिए कि RRR का फुल फॉर्म क्या था, ये मूवी जिसने देखा होगा वो बता पाएंगे। हो सकता है एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन आ जाए, RRR का फुल फॉर्म क्या था, क्योंकि RRR से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया। 17वां प्रवासी दिवस PBD किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है 17वां, ये हो चुका है बेसिकली, किया जाएगा नहीं, ये हो चुका है। ये करंट अफेयर्स जो है 2022 का है बेसिकली, जिसमें आपका सार संग्रह में जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम दिए जाते हैं उसमें से निकाला हुआ क्वेश्चंस है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हो चुका है बेसिकली ये, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है A इंदौर, B अहमदाबाद, C चेन्नई, D देहरादून। इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, देहरादून, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में है, MP में है। हमने देखा कि होस्ट कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम को
होस्ट कर रहे थे। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी एक भाषण था। हमारे जो भी प्रवासी भारतीय जो रह रहे हैं, जो आए थे यहाँ इंदौर में, बेसिकली उसका वो करवाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। ठीक है, इसी बहाने आप लोगों का थोड़ा सा R&D भी हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करना है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। R&D इसी बहाने आप लोगों का हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के तह तक नहीं जाओगे तो अगर वहाँ से कहीं भी से भी क्वेश्चन पूछेगा तभी आप उस चीज़ को अच्छे से टैकल कर सकते हो, जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल काइंड ऑफ स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल, जम्मू, असम, कर्नाटक। करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ये बेसिकली ये ब्रिज का क्या है, तो इसके बारे में आपको तो कमेंट करना है कि बेली सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है। इसमें बेसिकली जो आर्मी मूवमेंट्स हैं, जो कॉन्वॉयज है, उसका स्मूथ परिचालन करवाना है। और आप इसको एक लाइन में एक्सप्लेन कीजिए कि बेली सस्पेंशन ब्रिज किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। आजकल तो चैट GPT का ज़माना है, कंप्लीटली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब देखने को मिल रहा है कि आप गूगल पे पहले सर्च करते थे, देन आपके सामने नंबर ऑफ रिजल्ट्स आते थे, उसके बाद आप किसी एक लिंक पे जाके देखते थे। बट अब चैट GPT का ज़माना है, आप बस क्वेश्चन डालो, आपके सामने द मोस्ट रेलेवेंट आंसर आपके सामने मिलेगा। तो खैर उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एजुकेटर और एजुकेशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेत्रहीनों के लिए T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा युवराज सिंह। युवराज सिंह जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नेत्रहीनों के लिए। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, T20 विश्व कप होना है, उसके लिए। भारतीय मूल का वह कौन व्यक्ति है जो ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना? इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन का ऑप्शन है अमन पांडा, दिलीप बॉलैंड, राजेश डेविड या ऋषि सुनक। भारतीय मूल का वह कौन सा व्यक्ति है जो ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना? ये क्वेश्चन हम लोग आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। उल्फ क्रिस्टन्स किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? उल्फ क्रिस्टन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये भी हालिया घटनाक्रम है। ऑप्शन है स्वीडन, पोलैंड, हंगरी, इटली। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। आप बताइए पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम आप बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ते हम लोग बिना देर किए हुए। जारी की हुई हरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये हरून इंडिया क्या है? तो हरून इंडिया एक संस्था है। हरून इंडिया एक संस्था है जिसमें जो लोग दान देते हैं, जो लोग फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उसका एक सूची बनाता है। तो वर्ष 2022 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है, मतलब किसने सबसे ज़्यादा दान दिया है? तो अजीम प्रेमजी, शिव नादर, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। 4 ऑप्शन है आपके सामने। अजीम प्रेमजी, शिव नादर, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। सबको हम लोग जान रहे हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा शिव नादर। शिव नादर जो है HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के चेयरपर्सन है। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के शिव नादर चेयरपर्सन है। अजीम प्रेमजी, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। अजीम प्रेमजी किस कंपनी के फाउंडर है, आपको ये बताना है। अजीम प्रेमजी किस कंपनी के फाउंडर है, आपको ये बताना है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हम लोग। FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया, मतलब मोस्ट रिस्की कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मोस्ट रिस्की कंट्री ऑफ द वर्ल्ड की सूची में किसको जोड़ा गया है? तो FATF का पहले तो फुल फॉर्म आप लोग देख लो, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम लोग सुनते हैं FATF के लिस्ट से बाहर, FATF के ब्लैक लिस्ट में, FATF के ग्रे लिस्ट में। तो ये बेसिकली एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बेसिकली क्या है कि कंट्री में
होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं, उसको देखकर एक सूची जारी करती है और जो कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, उन कंट्रीज़ का एक ये लिस्ट तैयार करता है और उसी में आपको ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट में ये उन सारे कंट्रीज़ को डालता है। और मतलब FATF का और भी काम है, बट बेसिकली FATF को हम लोग इसी चीज़ के लिए ज़्यादातर जानते हैं, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसमें आपका ऑप्शन है DR कॉन्गो, फ्रांस, म्यांमार या सिंगापुर। ये 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। DR कॉन्गो, फ्रांस, म्यांमार या सिंगापुर। तो DR कॉन्गो, फ्रांस, म्यांमार, सिंगापुर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार के साथ और भी 2 देशों को जो है FATF ने जोखिम वाले देशों की सूची में जो है डाला है। एक तो है आपका नॉर्थ कोरिया, जहाँ का तानाशाह आपका किम योंग जुंग, जिसको नए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है ना, मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा जिसको माना जाता है, किम योंग जुंग। नॉर्थ कोरिया एक तो है, और एक और कंट्री है जो कि है ईरान। बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे भी ऊहापोह चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस चल रहे हैं, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, इन तीनों को जो है FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसरप्शंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए इसको फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची में जोड़ा गया है। म्यांमार के साथ 2 देश और हैं, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। ठीक है, अंडर 23 साजन भनवाला, अमन शहरावत, नितेश या विकास। 4 ऑप्शंस है, साजन भनवाला, अमन शहरावत, नितेश या विकास। करेक्ट आंसर होगा अमन शहरावत, और ये छोड़ा जो है हरियाणा से बिलोंग करता है। ठीक है, हरियाणा का छोड़ा है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने हैं? तो अमन शहरावत, एंड ही बिलोंग्स टू हरियाणा स्टेट। आगे बढ़ते हम लोग बिना देर किए हुए। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVMI-M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? बहुत बार ये क्वेश्चंस देखा गया है, कुछ एग्जामिनेशंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 36 उपग्रह को जो है भेजा गया है, इंस्टॉल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, रॉजर बिनी या जहीर खान। सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, रॉजर बिनी या जहीर खान। BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया सबसे अमीर क्रिकेट एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है ना, जिसने काफ़ी सारे क्रिकेट एसोसिएशंस को जो है पाला पोसा, बड़ा भी किया। जब उनको जर्सी खरीदने के लिए, जब उसको मैचेस खेलने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब हमारा BCCI उन लोगों को भी फंड किया। ठीक है, मतलब सबसे अमीर संस्था जिसे कहते हैं। तो उनके अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो रॉजर बिनी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हम लोग बिना देर किए हुए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से नए मुख्य न्यायाधीश CJI, मतलब नंबर इनका पूछ रहा है, कौन से नंबर पे ये आते हैं? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड अभी करंट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी DY चंद्रचूड़ ही है। और टोटल 2 साल का इनका टोटल कार्यकाल है, 2 इयर्स का इनका कार्यकाल है। 45वें, 50वें, 52वें, 50वें, 50वें इनको जो है 50th बनाया गया है। आगे बढ़ते हम लोग बिना देर किए हुए। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, U स्टैंड्स फॉर अर्बन, पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये क्या है? तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है, और जो शहर में रह रहे जो गरीब हैं,
जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो गरीबों की, उनको सहायता प्रदान करना, उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, उनको फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, सरकार के थ्रू फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना एक आशियाना बना सके, है ना। तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात, किसको मिला है, मतलब किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है पहला स्थान हासिल किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, ठीक है ना, 2021 का। 2 करोड़ घरों को प्रोवाइड करवाना मुख्य उद्देश्य है इसका। आगे बढ़ते हम लोग बिना देर किए हुए, ये आखिरी है, इसके बाद हम लोग रेगुलर सेशंस लेके आएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है बेसिकली इस सेशन का। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी अपडेटेड कंटेंट है, जो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो भी कंटेंट है, वो हम लोग आपके लिए हमेशा लाते रहें, और हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग अगर पसंद कीजिएगा तो हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, अपने साथियों के लिए और भी कंटेंट हम लोग लाएं। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि तो किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? ये फुटबॉल का एक बहुत ही जाना माना ये आपका पुरस्कार है, एक अवार्ड है, बैलन डी अवार्ड इसको बोलते हैं। ये किन्हें मिला है? ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट लेंडोवस्की, केविन डी ब्रायन, करीम बेंजेमा, मोहम्मद सलाह। 4 ऑप्शन है आपके सामने, और पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा करीम बेंजेमा, ठीक है। करीम बेंजेमा कौन है? तो एक फ्रेंच फुटबॉलर है, फ्रांस के फुटबॉलर हैं। और अगर क्लब पूछा जाए कि किस क्लब से खेलते हैं ये, तो क्लब है आपका रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड क्लब से ये खेलते हैं। तो ये वर्ष 2022 के बैलन डी और पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो ये था हमारा पूरा आज का कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसको हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो भी घटनाक्रम थे वर्ष 2022 के सार संग्रह, उससे हम लोगों ने निकाला, कलेक्ट किया आपके लिए। और आगे भी हम लोग इसी तरीके का जो सेशन है रेगुलर लाएंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।